आप शराब पीते हैं या नहीं पीते, ये आपका व्यक्तिगत विषय है। इसीलिए हम आपसे ये तो नहीं पूछेंगे कि आप शराब पीते हैं या नहीं। लेकिन अगर आप शराब नहीं पीते हैं और दिल्ली में रहते हैं तो शायद आपको ये नहीं पता होगा कि नवंबर 2021 से अगस्त 2022 तक दिल्ली में शराब बेहद सस्ती हो गई थी। इतनी सस्ती कि कुछ पीने वालों से बात करके हमें पता चला है कि दिल्ली में कुछ दुकानों पर तो शराब की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री भी मिल रही थी। दिल्ली में कुछ शराब पीने वालों से अगर आप तसल्ली से बैठकर बात करो तो शायद वो आपको ये भी बताएं कि जिस दुकान से वो शराब खरीदा करते थे वो दुकान बंद हो गई है, या किसी दूसरी दुकान पर शराब एकदम से सस्ती मिलने लगी, इसीलिए वो अपनी पुरानी दुकान को छोड़कर नई दुकान से शराब खरीदने लगे। दिल्ली में शराब की बिक्री को लेकर जो ये अचानक से बदलाव हुआ था, उसका कारण था दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति, माने न्यू एक्साइज पॉलिसी। अब प्रवर्तन निदेशालय माने ईडी ने इसी दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी बताकर गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और आज हम बात करेंगे दिल्ली सरकार की इसी न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021-22 पर। लेकिन इस मामले में कुछ दिन पहले ही हुई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आने से पहले हम आपको सब कुछ शुरू से बताना चाहते हैं। हुआ यह था कि 4 सितंबर 2020 को दिल्ली सरकार ने एक एक्सपर्ट पैनल का गठन करके इस पैनल को यह जिम्मेदारी सौंपी कि यह पैनल दिल्ली सरकार को दिल्ली में शराब की खरीद फरोख्त की नीतियों को चाक चौबंद करने के लिए कुछ सुझाव दे। इस पैनल ने दिल्ली सरकार को कुछ सुझाव दिए और दिल्ली सरकार का कहना है कि इन्हीं सुझावों पर गौर फरमाते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू कर दी। नई आबकारी नीति के लागू होते ही दिल्ली में शराब की खरीद फरोख्त को लेकर पूरा माहौल ही बदल गया। बहुत सारी शराब की दुकानों पर एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिलने लगी। क्या क्लब, क्या रेस्टोरेंट, क्या बार, शराब बेचने वाली हर लाइसेंसी जगह पर शराब रात के 3 बजे तक बिकने लगी। दिल्ली की शराब की दुकानों को खुली छूट दी गई कि वो सरकार के द्वारा निर्धारित शराब की मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी पर अपनी मर्जी से ग्राहकों को डिस्काउंट दे सकते हैं। इसी के साथ साथ हुआ यह कि दिल्ली में शराब का बाजार छोटे दुकानदारों के हाथ से निकलकर बड़े दुकानदारों के हाथ तक सीमित होता चला गया। असल में हुआ यह था कि नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली सरकार ने शराब के व्यापार से अपने हाथ किसी हद तक पीछे खींच लिए और कुल 849 प्राइवेट वेंडरों को शराब बेचने के लाइसेंस बांट दिए। बाजारवादी शक्तियों को खुली छूट मिलने की वजह से शराब बेचने वाले छोटे व्यापारियों का जीना दूभर हो गया, क्योंकि बड़े व्यापारी एक बोतल के बदले एक फ्री जैसी स्कीम ले आए और सारे के सारे ग्राहक छोटी दुकानों की जगह बड़ी दुकानों पर जाने लगे। अगस्त 2022 आते आते दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस तो ले लिया, लेकिन अगस्त 2022 तक जिन 849 प्राइवेट वेंडरों को 2021 में शराब बेचने के लाइसेंस मिले थे, उनमें से कुल 468 दुकानें बाजार में बहुत तगड़ा कंपटीशन होने की वजह से खुद ब खुद बंद हो गईं। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ पहली प्रतिक्रिया दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार की तरफ से आई। जुलाई 2022 में नरेश कुमार ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने जताया कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने मनमाने तरीके से एक तरफा फैसले लिए हैं, जिससे सरकार को आर्थिक तौर पर भयंकर नुकसान हो रहा है। नरेश कुमार ने अपनी रिपोर्ट में यह भी जोड़ा कि दिल्ली की नई आबकारी नीति गवर्नमेंट ऑफ नेशनल टेरिटरी एक्ट 1993, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल 2010 का उल्लंघन करती है। जुलाई 2022 के इसी महीने में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने इस पूरे मसले पर सीबीआई जांच की हिदायत दे दी। अगस्त 2022 में जहां एक तरफ दिल्ली सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति को वापस लेकर पुरानी आबकारी नीति को वापस फिर से लागू कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मार दिया। सीबीआई ने आईपीसी के सेक्शन 120 बी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 7 में मामला दर्ज किया और बाद में 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि
जिन धाराओं में मनीष सिसोदिया पर मामला दर्ज हुआ था उन धाराओं को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अनुसूचित अपराध के तौर पर गिना जाता है। इसीलिए इस पूरे मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी अपनी तरफ से जांच शुरू कर दी। मनीष सिसोदिया जमानत पर छूटते उससे पहले 8 मार्च 2023 को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सिसोदिया को फिर से गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया को छोड़कर इस मामले में और भी तमाम गिरफ्तारियां हुई। जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिनेश अरोड़ा नाम के एक व्यापारी का बयान दर्ज किया और इस बयान के आधार पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर आरोप लगाया कि दिनेश अरोड़ा की तरफ से 2 बार में 2 करोड़ रुपए संजय सिंह के घर पर भिजवाए गए थे। इस आरोप के आधार पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार कर लिया। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के मीडिया एंड कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर, तेलंगाना की पॉलिटिकल पार्टी भारत राष्ट्र समिति की के कविता, हैदराबाद की अरविंदो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के मालिक शरत रेड्डी और आंध्र प्रदेश की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस से आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी में शिफ्ट कर चुके मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और उनके बेटे राघव मगुंटा को भी गिरफ्तार किया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का आरोप है कि इन तमाम गिरफ्तार हुए लोगों में से बहुत से लोगों को दिल्ली सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली के कुल 32 जोन्स में से 9 जोन्स में शराब के व्यापार की खुली छूट दी थी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के आरोप के मुताबिक दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के शराब मार्केट में खुली छूट मिलने के अवज में इन सभी लोगों ने दिल्ली सरकार को जमकर आर्थिक लाभ पहुंचाया था। इस मामले में गिरफ्तार हुए कुछ लोगों पर हम एक एक करके बात कर सकते हैं। मसलन गिरफ्तार हुई शख्सियतों में से एक जरूरी नाम है अरविंदो फार्मास्यूटिकल के शरत रेड्डी का। शरत रेड्डी को नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। अपनी गिरफ्तारी के पहले शरत रेड्डी की कंपनी अरविंदो फार्मा भारत राष्ट्र समिति, तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया करती थी। लेकिन अपनी गिरफ्तारी के बाद शरत रेड्डी की कंपनी सिर्फ बीजेपी को चुनावी चंदा देने लगी और जून 2023 तक आते आते शरत रेड्डी आम आदमी पार्टी के खिलाफ सरकारी गवाह बन गए और बाद में जमानत पर छूट गए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की गिरफ्तारी में चल रहे अरविंद केजरीवाल ने बीती 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल सीबीआई जज कावेरी बवेजा के सामने अपना पक्ष रखते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर आरोप लगाया कि शरत रेड्डी को जमानत इसलिए मिली क्योंकि पहले तो उन्होंने मेरे खिलाफ बयान दिया और ऊपर से बीजेपी को 55 करोड़ का चुनावी चंदा भी दिया। गिरफ्तार हुए लोगों में अगला जरूरी नाम है राघव मगुंटा का। राघव मगुंटा को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार करके उनका बयान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 50 में दर्ज किया था। राघव मगुंटा ने अपने बयान में कहा था कि उनके पिता मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली बुलाकर दिल्ली की नई आबकारी नीति के जरिए फायदा पहुंचाकर बदले में दिल्ली और पंजाब और गोवा के विधानसभा चुनावों के लिए 100 करोड़ रुपए मांगे थे। आपको बताते चले कि राघव मगुंटा भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से सरकारी गवाह बन गए थे और जमानत पर छूट भी गए थे। आने वाले लोकसभा चुनाव में राघव के पिता मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी बीजेपी की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और राघव मगुंटा पर अपनी बात राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने रखते हुए केजरीवाल ने कहा कि मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और राघव मगुंटा दोनों ने ही शुरू में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मेरे खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, लेकिन जब राघव मगुंटा को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया तो उनके पिता ने अपने पहले के बयानों से इतर मेरे खिलाफ बयान दे दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने केजरीवाल ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर आरोप लगाया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आम आदमी पार्टी की छवि को भ्रष्टाचारी होने की छवि में बिगाड़ना चाहती है और बीजेपी के इशारे पर वसूली करने का रैकेट चला रही है। आगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के इस आरोप पर कि केजरीवाल ने हवाला के जरिए गोवा के विधानसभा चुनाव के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए लिए थे। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के जज संजीव खन्ना की बात को आधार बनाते हुए कहा कि जस्टिस खन्ना के मुताबिक इस 100 करोड़ रुपए पर अभी बहस होना बाकी है और
उनके ऊपर यह 100 करोड़ रुपए लेने का आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ है। केजरीवाल के अलावा इस मामले से जुड़े दूसरे आरोपी संजय सिंह को जमानत मिल गई है। बीती 9 अप्रैल को जब केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने याचिका दायर कर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने की कोशिश की, तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज ठहराया और अब 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को फिर से 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि दिल्ली की न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021 से जुड़ा यह कथित भ्रष्टाचार का मामला कहां तक पहुंचता है और आने वाले लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है। आपको इस मामले के बारे में जान के क्या लगता है, हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लाइव लॉ को प्रोत्साहित करिए ताकि हम इसी तरह के और वीडियो बना के आपको ताजा मुद्दों के बारे में बता सकें। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइव लॉ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।